नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक और इंडियन क्रिकेट स्टार आरसीबी की तरफ से खेलती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, स्मृति मंधाना कल की ऑक्शन में सबसे महंगी खिलाड़ी वो रही। और उनके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे सरप्राइजेस थे। कई खिलाड़ियों का हमें ऐसा लग रहा था कि वो इतनी महंगी नहीं जाएंगी, और उन पे सरप्राइजिंगली थोड़ी बड़ी बिडिंग हुई, और जिनमें हमें कई सरप्राइज ऐसे भी रहे, हरमनप्रीत कौर जैसे, कि हमें लग रहा था कि थोड़ी शायद से महंगी जा सकती है वो। बट वो थोड़ा सा उनको फ्रेंचाइज को है थोड़ी चीपर मिल गई वो सब प्लेयर। और काफी अच्छा ऑक्शन रहा सब प्लेयर्स के लिए। और जो इंडियन प्लेयर्स थे, इंडियन प्लेयर जो अभी साउथ अफ्रीका गई हुई है वर्ल्ड कप खेलने, तो वो वहां पे सब एक हॉल में सब लोग इकट्ठा थे, और सब लोग एक दूसरे की जो बिड आ रही थी, बिड हो रही थी, तो एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, एक दूसरे के लिए बहुत खुश नजर आ रहे थे। और जो वो माहौल था वो अलग था, और वो जो खुशी उनके चेहरे पे नजर आ रही थी एक दूसरे की कामयाबी के लिए। स्मृति मंदाना जिस तरीके से उनकी बिड पे बिड होती जा रही थी, मुंबई इंडियंस आरसीबी जिस तरह से होती जा रही थी, उनके दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी स्मृति मंदाना को लेकर उनकी बिड जीतने के चक्कर में। तो उन वो सीन वहां पे दिखाया गया टीवी पे, तो वो काफी शानदार था कि जिस तरह से बाकी खिलाड़ी उनकी जो खुशी थी, उनकी खुशी में शामिल होके जिस तरह से उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर रही थी कैप्टन हरमनप्रीत को, और बाकी लोग भी स्नेहा राणा, ऋचा घोष, ये सब हो गए। और उसके बाद बैक टू बैक हरमनप्रीत कौर की नंबर आया, क्योंकि ये जो इंडिया की जो सबसे बड़ी खिलाड़ी हैं दो, उन्हीं को सबसे पहले ऑक्शन में उतारा गया था। पहले जो मार्की सेट था उसमें पहले नंबर पे स्मृति मानधना आई, दूसरे नंबर पे हरमनप्रीत कौर आई। तो उसके बाद उनके लिए फिर सब लोग ऐसे ही कर रहे थे, तो वो काफी जो दिलचस्प था देखना ना, जो कि कल ड्रेसिंग जो सारी विमेन्स क्रिकेटर थी जो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई है, वो एक साथ थी, और एक साथ ही वो ऑक्शन देख रही थी। और उसके अलावा जो कल की ऑक्शन में जो अगर बात की जाए, तो हम बात करते हैं मेंस आईपीएल में जो फॉरेन ऑलराउंडर्स होते हैं, फॉरेन तेज गेंदबाज होते हैं, फॉरेन विकेट कीपर्स होते हैं, उन पे ज्यादा बोलबाला रहता है, उन पे टीम्स का ज्यादा नजर रहती है उन पे। बट कल की ऑक्शन में बिल्कुल उल्टा था। इंडियन जो ऑलराउंडर है, इंडियन बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए, इंडियन बैटिंग ऑलराउंडर हो गए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए, उन पे ज्यादा निगाहें थी सभी फ्रेंचाइज की। और उसके अलावा जो इंडियन विकेट कीपर्स थी, उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो दी सभी फ्रेंचाइज ने। तो ये थोड़ा सा एक दो बिट्स ऊपर नीचे हुई, थोड़ा किसी खिलाड़ी के लिए अच्छा नहीं रहा ऑक्शन का दिन, किसी खिलाड़ी के लिए बहुत अच्छा रहा। बट ये ऑक्शन इसी तरह से चलता है, इसी तरीके से होता है, आपको हमेशा सरप्राइज करता है। जो आप सोच के चलते हो वो नहीं होता है, और कई बार हो भी जाता है, क्योंकि फ्रेंचाइज है ना, बहुत चीजें सोच के चलते हैं, अच्छी प्लानिंग के साथ जाते हैं, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं वो। बट सब चीजें उन्हें नहीं मिल पाती, तो वहां पे एट द मोमेंट फिर से उनको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी होती है। बट और ये कहीं ना कहीं है ना, कल दिखा थोड़ा सा जो इनएक्सपीरियंस होता है, उसमें थोड़ी क्लूलेस नजर आई सभी फ्रेंचाइज, जो कि 2008 के जो आईपीएल ऑक्शन में हुआ था, पहला ऑक्शन था वहां पे, वही सेम यहाँ पे डब्ल्यूपीएल के पहला ऑक्शन है उसमें हुआ। क्योंकि प्लेयर फ्रेंचाइज को पता नहीं था यार कि किस तरह से हमें जाना है, कौन से प्लेयर पे कितने पैसे खर्च करने हैं, कौन सा प्लेयर अगर वो हमें नहीं मिला तो उसका फिर ऑल्टरनेट क्या होगा, उसका ऑप्शन क्या होगा। तो वो सारी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है। बट ये सारी चीजें धीरे धीरे ठीक होगी, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल जब अगली ऑक्शन आएगी, तब तक इनके पास डेटाबेस भी ज्यादा होगा, और अपनी स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी ठीक कर पाने में वो थोड़े से और ज्यादा सक्षम हो जाएंगे तब तक के लिए। और इसमें जो सबसे बड़ी बाधा जो मुझे लगी ना, वो थी सैलरी कैप। कि आपको प्लेयर तो खरीदने हैं, बट अगर टीम भी बनानी है आपको, और एक कोई पैसे जो मार्किल प्लेयर्स की लिस्ट थी, उसमें ऐसा था कि आपको बिना पैसे लगाए प्लेयर मिलना भी नहीं था। तो वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि टीम है ना थोड़ा सा असमंजस में आ गई कि यार किस प्लेयर पे कितना पैसा लगाए, इसको इतने में ले, ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। कईयों के दिमाग में क्लियर थॉट्स थी कि मुझे ये प्लेयर चाहिए तो चाहिए, ये जैसे समृति मंदाना के पीछे आरसीबी भागी, कि वो उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, हमें ये प्लेयर तो चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पे हमें इनके पीछे जाना ही जाना है। तो वो वाली चीज थी। बट इसमें थोड़ी सी बाधा यही हुई कि
सैलरी कैप हम मेंस आईपीएल की अभी की देखें तो 95 करोड़ की एक सैलरी कैप मिलती है एक फ्रेंचाइज को, तो उसके मुकाबले तो काफी कम है 12 करोड़। ये सबसे बड़ी मुश्किल थी इसके अंदर स्क्वाड बनाना, जो कि मेरे हिसाब से सभी फ्रेंचाइज ने अच्छे से मैनेज किया उस चीज को। और सब लोगों ने अच्छी अच्छी टीम बनाई है। हम कई नेक्स्ट वीडियोस में इन सब पे बात करेंगे, जो इंडिविजुअल्स टीम्स हैं सारी इसमें डब्ल्यूपीएल में, उन सब पे बातें करने जा रहे हैं। एक एक का रिव्यू करेंगे हम, ऑक्शन रिव्यू, जो भी जिस जिस तरह से स्क्वाड बनाए, कौन से स्क्वाड स्ट्रेंथ अच्छी है, किस किस क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, इस सब पे हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, वो भी आएंगी जल्दी। बट अब अभी अभी अगर हम बात करें तो जो रिजर्व रखा फ्रेंचाइज ने मेरे हिसाब से वो 2 CR का रखा हुआ कि यार हमें ना 2 CR के अंदर अंदर हमारे जो अच्छे प्लेयर्स हैं वो हमें चाहिए ही चाहिए। तो उस हिसाब से वो इस ऑक्शन को लेके चली होगी। बट देखा जाए तो कई प्लेयर जो इंडियन प्लेयर थी, जैसे ऋचा घोष हो गई, दीप्ति शर्मा हो गई, जमीमा रॉड्रिक्स हो गई, पूजा वस्त्राकर हो गई, और शेफाली वर्मा हो गई, और जो ये हरमनप्रीत कौर हो गई, ये तो 2 CR का जो रिजर्व रखा था उसके इर्द गिर्द आ गई सभी प्लेयर्स। कोई 2 CR से थोड़ा ऊपर चली गई, कोई 2 CR से थोड़ा नीचे रह गई। बट कई प्लेयर्स थी ना, जो जैसे समृति मंदाना हो गई, या एशले गार्डनर हो गई, नेटली सिवर हो गई, ये सब प्लेयर 3 करोड़ से ऊपर भाग गए ये सब। तो वहां पे वो थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ा गया सभी फ्रेंचाइज का, जिस जिसने ये प्लेयर्स लिए 3 CR से या 2.5 2.6 CR से ऊपर वाले प्लेयर, वहां पे उनका थोड़ा सा एक बार बैलेंस डगमगा गया। वहां पे वो सोचने पे मजबूर हो गए कि यार अब क्या होगा, ये बैलेंस हम जो स्क्वाड में बैलेंस बनाना चाहते हैं वो बनेगा कि नहीं बनेगा। बट उसके अलावा हम देखा जाए तो जो ऑक्शन प्रोसीडिंग्स थी ना, उसमें काफी इन बिटवीन काफी टाइम लिया, और ये बीसीसीआई ने शायद पहले से डिसाइड भी किया था कि इन बिटवीन सेट्स के बीच में जो हमें गैप रखना है ना, वो थोड़ा अच्छा खासा गैप रखना पड़ेगा, क्योंकि हेड टू हेड स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ रही थी सभी फ्रेंचाइज को। क्योंकि बैक रूम से तो सब सोच के ही आए थे कि हमें इन 3 प्लेयर्स के लिए जाना है, सबके दिमाग में थी कि हमें इस तरह की स्क्वाड बनानी। बट कई होते हैं ना कि एक प्लेयर बहुत सारी टीमों को चाहिए होता है, बहुत सारे प्लेयर्स, वो कॉमन फैक्टर होता है कि ये प्लेयर हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। तो वहां पे आपको फिर अपनी प्लानिंग फिर से चेंज करनी पड़ती है, और वो एट द मोमेंट ही चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए फिर बीसीसीआई ने ये डिसाइड किया था पहले से ही कि जो इन बिटवीन सेट्स के बीच में जो टाइम होगा वो टाइम लिमिट हम थोड़ी एक्स्ट्रा रखेंगे। तो उस दौरान थोड़ी सी लेंथी पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने दिया फ्रेंचाइज को कि आप सोचिए, थोड़ा अच्छे से सोच विचार कीजिए, अपनी डिसीजन मेकिंग थोड़ी बेटर कीजिए, ताकि आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े, आप जो चाहते हैं वो प्लेयर आपको नहीं लेना पड़े। तो वो चीज हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो समृति मंदाना तो अच्छे खासे पैसों में गई, वो तो महंगी सबसे महंगी प्लेयर रही कल की ऑक्शन में। 3.4 CR में वो बिकी, और आरसीबी ने उन्होंने अपने नाम किया। विराट कोहली तो आरसीबी से खेल ही रहे हैं, उसके अलावा अभी जो आरसीबी विमेंस की टीम होगी उसमें स्मृति मंदाना आपको शिरकत करती हुई नजर आएगी, और उनके लिए खेलती हुई नजर आएगी अभी वो आने वाले WPL के पहले एडिशन में। उनके अलावा जो उसके एशले गार्डनर ऐसी रही जो कि दूसरे नंबर पे सबसे महंगी खिलाड़ी रही, उनके साथ नेटली सिवर को भी 3.2 CR 3 करोड़ 20 लाख रुपए मिले, नेटली सिवर को 3.20 लाख रुपए, 3 करोड़ 20 लाख रुपए मिले एशले गार्डनर को। एशले गार्डनर को गुजरात टाइटंस ने खरीदा, और गुजरात जायंट्स, सॉरी नॉट गुजरात टाइटंस, गुजरात जायंट्स ने खरीदा। और जो नेटली सिवर है, नेटली सिवर को लिया यहाँ पे मुंबई इंडियंस विमेंस ने। मुंबई इंडियंस ने हरमनप्रीत को भी लिया 1.8 CR, 1 करोड़ 80 लाख। तो यहाँ पे यही बात आ जाती है कि हरमनप्रीत कौर के लिए थोड़ा सा मुझे भी फील हो रहा है कि शायद से इससे ज्यादा तो जा सकती है। बट यहाँ पे वही बात आ जाती है ना फिर की डिमांड क्या है, आपकी टीम्स को क्या जरूरत है, किस तरह की पोजीशन, क्या आप टेबल पे लेके आते हो, क्या आप ग्राउंड पे लेके आते हो टीम के लिए। वही सब चीजें यहाँ पे देखनी पड़ जाती है, क्योंकि आप सोचते हो कि यार ये इतना बड़ा प्लेयर है तो ये तो इससे तो ज्यादा भी जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। कई बार
एवरेज प्लेयर ज़्यादा पैसों में चला जाता है और जो काफ़ी अच्छी खिलाड़ी होती है वो कम में रह जाती है। अब ऐसे तो कंपैरिजन किया जाए तो ताहिलिया मैगराथ, जो कि मैंने पहले ही बताया था, मैंने तो अपनी प्रेडिक्ट की थी कि स्मृति मंदाना और ताहिलिया मैगराथ इस ऑप्शन की सबसे महंगी प्लेयर होगी। आप ताहिलिया मैगराथ का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले कुछ टाइम से। उस बंदी ने 140 स्ट्राइक रेट, 145 की स्ट्राइक रेट से ऑलमोस्ट हर मैच में 40, 50, 60, 70 ऐसे रन किए हैं। उनकी एवरेज शानदार है। बॉल के साथ वो डेथ में भी बॉलिंग कर सकती है, मिडल ओवर में भी बॉलिंग कर सकती है। अच्छी खासी पेस है उनके पास। 115, 112, 120 पे लगातार वो गेंद डाल सकती है। बट उनके उसी उसके बावजूद भी उनको मिले सिर्फ 1,40,00,000 रुपए। और वो अभी के टाइम पे देखा जाए तो एशले गार्डनर के साथ साथ बेस्ट ऑलराउंडर है अभी के टाइम पे विमेंस क्रिकेट में। बट उनको नहीं मिले इतने पैसे, क्योंकि वही डिमांड वाली बात हो गई। और बहुत सारी चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। पर उससे पहले हम थोड़ी एक बार प्लेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। हम इस पे जाएंगे थोड़ा, इस पॉइंट पे गहराई से जाएंगे। तो इनके अलावा जो दीप्ति शर्मा की हमने बात की, दीप्ति शर्मा कल अच्छे खासे पैसों में उनको खरीदा यूपी वॉरियर्स ने। 2,60,00,000 रुपए में उन्होंने उनको खरीदा। जमीमा रोड्रिक्स भी, जो एक जो लास्ट नाइट की उनकी पारी थी पाकिस्तान के खिलाफ, मुझे ऐसा लगता है वो उनको 50 से 60 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिलवा गए। अगर वो पारी नहीं खेली होती तो मुझे नहीं लगता कि जमीमा रोड्रिक्स 1.5 लाख या 1.5 करोड़ को क्रॉस कर पाती। बट उस एक पारी ने सब टीमों को जो मेमोरी है ना वो रिफ्रेश करवा दी कि हाँ यार, ये प्लेयर है, ये हमें एक अच्छी स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है। तो उनको खरीदा दिल्ली कैपिटल्स ने 2.2 सीआर में। उसके बाद सफाली वर्मा को 2 करोड़ में फिर से दिल्ली कैपिटल ने खरीदा। पूजा वस्त्राकर को मुंबई इंडियंस ने 1.9 सीआर में खरीदा, 1,90,00,000 में। उसके बाद ऋचा घोष आरसीबी ने खरीदा 1,90,00,000। समृति मंदाना तो आपको पता ही है, 3,40,00,000 में आरसीबी ने खरीदा। हरमनप्रीत कौर को 1,80,00,000 में मुंबई इंडियंस ने खरीदा। और एशले गार्डनर को गुजरात जायंट्स ने, नेटली सिवर्स को मुंबई इंडियंस ने। सोफी एस्केलेटन भी यहाँ पे अच्छा खासा पैसा लेके गई है। 1,80,00,000 में यूपी वॉरियर्स ने खरीदा यहाँ पे सोफी एस्केलेटन को। एलिस पेरी फिर से एक बार फिर से सॉरी, आरसीबी ने ये एक और बड़ी बाय की। एलिस पेरी 1.7 सीआर में। आरसीबी ने जो शुरू में ही हल्ला बोला ना, जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट हुआ और बड़ी बड़ी 3-4 प्लेयर्स अपने नाम कर दिए। हालांकि वो सैलरी एकदम से, सैलरी कैप था जो उनके जो बैलेंस था वो एकदम से डिक्रीज हो गया। बट उन्होंने अपनी टीम ऑलमोस्ट बना ली थी। जो कोर स्ट्रेंथ होती है ना टीम की, वो बना ली थी। एलिस पेरी, सोफी डिवाइन, उन्होंने बहुत सस्ते में ले लिया सोफी डिवाइन को। उनके बेस प्राइस पे 50 लाख में ले लिया। समृति मंदाना वो ले गए। उसके बाद ऋचा घोष ले गए, तो उनकी टीम अच्छी बन गई। उसके अलावा रेणुका ठाकुर काफी अच्छी पिक रही यहाँ पे आरसीबी के लिए। 1.5 सीआर में उन्होंने खरीदा आरसीबी ने उनको। उसके अलावा ताहिलिया मैगराथ 1.4 सीआर, 1,40,00,000 में यूपी वॉरियर्स ने अपने नाम किया। इनके बारे में तो मैंने बताया है कि ये भी एक बहुत अच्छी बाय हो गई यूपी वॉरियर्स के लिए। इतने कम पैसों में ये जा सकती थी 2.5-3 करोड़ तक। उसके बाद जो एक सरप्राइज रहा कि हैदर नाइट काफी सस्ते में चली गई। जो इंग्लैंड स्कीपर है, 40 लाख में ही बिकी वो। और उनको भी आरसीबी ने खरीदा। तो आरसीबी ने काफी अच्छी अच्छी पिक की है। और ये जो सोफी डिवाइन और हैदर नाइट जो उनको मिले हैं ना, 1 करोड़ से भी कम में इतने अच्छे अच्छे दो बड़े प्लेयर उनको मिल गए। तो उनकी टीम काफी सही नजर आ रही है। अलीसा हिली, ये भी सरप्राइजिंगली हम जो बात कर रहे हैं, काफी सरप्राइज पिक रही। इसमें अलीसा हिली को भी पैसे नहीं मिले यहाँ पे। जो मैं बता रहा हूँ कि ज्यादा तवज्जो फ्रेंचाइज की इंडियन विकेट कीपर्स के ऊपर थी, जैसे कि सुषमा वर्मा हो गए और जस्तिका भाटिया हो गए, ऋचा घोष हो गए, ये सब, और तानिया भाटिया हो गए। ये 4 विकेट कीपर्स थी। इन पे ज्यादा नजर थी फ्रेंचाइज की, जो इंडियन विकेट कीपर्स है। और अलीसा हिली को यहाँ पे बहुत ही कम पैसे मिले। मैं तो ये मानूंगा कि 70 लाख कुछ भी नहीं है अलीसा हिली के लिए। बहुत अच्छी पिक थी यहाँ पे यूपी वॉरियर्स के लिए। उनके लिए तो बहुत फायदा है, कम पैसों में उनको अलीसा हिली मिल गई। और मैग लैनिंग 1.1 सीआर डीसी के लिए। और ये भी थोड़ा मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही मिल गई। जो मैग लैनिंग प्रोवाइड करवाएगी ना, इससे बहुत ज़्यादा कुछ वो लेके आएगी ऑन फील्ड डीसी के लिए। ये भी अच्छा पिक थी। उसके अलावा बैथ मुनी सरप्राइजिंगली थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगा कि उनको ज़्यादा पैसे मिल गए हैं।
हालाँकि प्लेयर वो बहुत अच्छी है, ओपनिंग में आप उनको खिला सकते हो, नंबर 3 पे भी खेल सकती है और डिसरप्टिव बैटर है और काफ़ी अच्छा ऊपर से आपको पावर प्ले में स्टार्ट करके दे सकती है। बट 2 करोड़ ये मेरे को थोड़ा सरप्राइज़ किया और इनको खरीदा गुजरात जायंट्स ने। तो ये सब जो कल की मेन पिक थी ये थी और यस्तिका भाटिया भी यहाँ पे 1.5 सीआर में मुंबई इंडियंस ने लिया यस्तिका भाटिया को। तो ये जो मेन प्लेयर्स थे कल के जिन पे निगाहें थी सबकी, मेरी भी सबकी निगाहें थी कि ये प्लेयर्स कहाँ जाते हैं, कौन सी फ्रेंचाइज में जाते हैं और कितने पैसों में जाते हैं। ये सब कल का मेन जो फोकल पॉइंट था ये सब प्लेयर्स थी, जो इनमें से ऑलमोस्ट प्लेयर तो मार्की लिस्ट में ही थी, मार्की प्लेयर लिस्ट में थी और यहाँ पे काफ़ी सारे सरप्राइजेस थे। और अब अगर मैं बात करूँ जो कल की बात करूँ मैं, जो मुश्किलें हुई कि जितने भी फ्रेंचाइज थे ना उनके पास डेटा बहुत ही कम था, क्योंकि आप देखो 3 वीक पहले ही जो टीम ऑक्शन थी, जो टीम बिकी, जो फ्रेंचाइज ऑक्शन थी वहां पे जो 3 वीक पहले ही हुई है वो, उसके बाद अभी ये प्लेयर ऑक्शन थी। तो इन बिटवीन ऑफ दीज 2 ऑक्शन फ्रेंचाइज को टाइम मिला 2 से 3 हफ्ते। तो उसके बीच में वो अपने जो भी उनको जो भेजने थे, अपने रिक्रूट्स करने थे स्क्वाड के लिए और के लिए, तो उस सब के लिए उनको टाइम बहुत ही कम मिला। जो आप देखोगे कि स्काउट्स भेजते हैं ना, जैसे ही फ्रेंचाइज अलग अलग रीजन्स में अपना स्क्वाड्स भेजते हैं डोमेस्टिक टीम्स को देखने के लिए, क्योंकि जो डेटाबेस है ना इंडियन डोमेस्टिक वुमेन्स क्रिकेटर्स का, वो इतना है नहीं किसी के पास कहीं पे भी, क्योंकि आप मैच रिकॉर्डिंग्स इतनी होती नहीं है, उसके चक्कर में फिर वो डेटा मिल नहीं पाता, तो आपको फिर स्काउट्स करनी पड़ती है जगह जगह जा जाके। तो उसके लिए आपको फिर चाहिए 2 से 3 महीने का टाइम उस स्काउटिंग के लिए। तो मे बी मुंबई इंडियंस वगैरह ने तो, पर वो है पहले करेगा क्यों, कोई क्यों करेगा, क्योंकि आपकी जो फ्रेंचाइज ऑक्शन है वो 3 वीक पहले हुई है, उसके बाद ही डिसाइड हुआ है कि कौन कौन सी फ्रेंचाइज उतरेगी, कौन कौन सी वो 5 टीमें होंगी, तो उसके बाद ही ये डिसाइड हुआ है। तो मे बी टीम्स ने किया तो होगा अपने स्काउट्स, जल्दी से उन्होंने हायर किए होंगे और भेजे होंगे अलग अलग डायरेक्शन में, खास करके इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में जो कि इतना डेटा है नहीं, तो उनको देखनी थी कि आप जाइए और देखिए कि कौन कौन से इंडियन विमेंस क्रिकेटर हैं जो हम अपनी लीग में और अपनी टीम के लिए ले सकते हैं उनको। तो उस सब चीज़ के लिए थोड़ा कम टाइम मिला, तो वो में भी सबसे बड़ा फैक्टर रही इस पे कि शायद से हम देखें कि पहले साल बैलेंस ज़्यादा ना बन पाए, ज़्यादा अच्छी प्लेयर्स ना बन पाए, शायद शायद से ऐसा हो तो नहीं, हम उम्मीद तो करते हैं, क्योंकि जो स्क्वाड दिख रही है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है और मे बी जो इन फ्रेंचाइज ने जितना भी टाइम मिला हो उस पे अच्छा काम किया हो। बट ये थोड़ी सी मुश्किलों का उनको सामना करना ज़रूर पड़ा है इस चक्कर में। बट उसके अलावा भी हम देखें तो काफ़ी अच्छा काम किया है और जितना भी ऑक्शन में काम किया है। और क्योंकि उनको ये तो पता था कि जैसे ही वो ऑक्शन में आए कि हु दे वांटेड, कि उनको चाहिए क्या, कौन से प्लेयर के पीछे उनको भागना है इस ऑक्शन में। बट अगर फिर क्या, अब ये प्लेयर कोई और लेके चला जाए तो तब उनको क्या करना था, उसके बारे में वो श्योर नहीं थे, क्योंकि पहला ही ऑक्शन था। चाहे आप बोल लीजिए कि 3 फ्रेंचाइज ऐसी थी जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस है मेंस आईपीएल का। भैया मेंस आईपीएल अलग है, वहाँ पे सैलरी कैप अलग है, वहाँ पे पैसे अलग है, वो अलग सिस्टम से चलता है, यहाँ पे आपको अलग तरीके से सोचना था। तो उस चक्कर में सबका आप पहला एक्सपीरियंस ही मानोगे। तो उस लिहाज से ये जो सबसे बड़ी मुश्किल थी ना कि आपको उन्होंने कितने का रिजर्व बनाया, अभी मेरे को इस प्लेयर के पीछे इतने में भागना है और नहीं मिला तो फिर उससे अलग एक्स्ट्रा पैसों में गए, तब उसका उन्होंने अल्टरनेट कैसे निकाला, तो ये सब चीज़ों की कल उन्होंने ध्यान रखी। और मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग में यार कि काम बिगड़ सकता है, कि बैलेंस ना बिगड़ जाए किसी टीम का। बट इवेंचुअली ऐसा हुआ कि किसी भी टीम का बैलेंस नहीं बिगड़ा, जैसे जैसे ही मैंने स्क्वाड देखे ना सारे, तो सारे स्क्वाड सही नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें हम बात करेंगे कि किसी का स्क्वाड बहुत ज़्यादा वीक हो गया, किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गया किसी का स्क्वाड। तो उस लिहाज से बात की जाए तो सभी फ्रेंचाइज ने अच्छा काम किया है। और जो भी है, क्योंकि बीसीसीआई ने भी उनको हेल्प किया, प्रोसीडिंग में थोड़ी स्लो रखी, इन बिटवीन ऑफ सेट्स उनको टाइम दिया काफ़ी अच्छा। तो मेरे लिहाज से तो ऑक्शन काफ़ी ही एक्साइटेड थी
और सरप्राइज़ तो होते हैं, देखो ऑक्शन में मैंने पहले भी बताया था आपको कि आप जैसे सोच के चलते हो वैसे चीज़ें नहीं होती है। कई प्लेयर ज़्यादा भी बिक जाते हैं, कई प्लेयर थोड़ा कम रह जाते हैं। काफ़ी सारे प्लेयर सूजी बेट्स जैसे प्लेयर अनसोल्ड भी गए हैं इसमें। और तो इसके ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऑक्शन में ऐसे चलता रहता है। मेंस आईपीएल में हमने कई बार देखा है, और यहाँ पे भी कुछ अलग चीज़ नहीं है इसके इस नज़रिए में। तो मेरे लिए तो काफ़ी स्पेशल था, और अभी सब सेट हो गया है। अभी टीम्स को अपने-अपने कैंप लगाने हैं, वर्ल्ड कप के जस्ट बाद वो लगाएँगी, और मे बी वर्ल्ड कप से पहले ही लगा दें। जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं, जो वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है, उनका कैंप पहले ही लगा दें। क्योंकि 20 दिन के आसपास ही टाइम बचा है। आज 14th ऑफ फ़ेब हो गई है, और आप 15 दिन का टाइम मान के चलिए, 20 दिन भी नहीं, क्योंकि 4th मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। तो बहुत कम टाइम है। 3 दिन तब के लगा लीजिए, और 13-14 दिन ये बचे हैं, तो 17 से 18 दिन का टाइम है। और देखते हैं क्या होता है, स्कोर्स कैसी है, उस पे भी हम नज़र लगाएँगे। एक-एक टीम का, एक-एक फ्रैंचाइज़ का रिव्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।